नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फो फॉर स्टूडेंट में। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। समय समय पे हम आपके साथ जो है लर्निंग टूल शेयर करते हैं। तो जो एनएससी की वेबसाइट को कैसे ब्राउज करना है, उसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, उसका 30वां वीडियो है। पहले 2 वीडियो थोड़े से ईजी लेवल के थे और आप मोस्टली उसको यूज़ भी करते होंगे। आज का वीडियो हम थोड़े से एडवांस लेवल पे जाएंगे और आने वाले दिनों में ये एडवांसमेंट बढ़ती जाएगी। कैसे उसमें डाटा माइनिंग करनी है, कौन सा डाटा कहाँ से मिलेगा, वो बढ़ता जाएगा। तो आज का वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें आज जो हम बॉन्ड मार्केट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे जो प्रोडक्ट यहाँ पे एनएससी में ट्रेड होते हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शायद ना हो, वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे कवर में होगा वो है इक्विटी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर और ऑप्शन चेन जो आप देखते होंगे उसको भी हम लास्ट में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इक्विटी डेरिवेटिव से। जैसे ही आप लाइव मार्केट में इक्विटी डेरिवेटिव पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा जहाँ पे सबसे ऊपर मोस्ट एक्टिव ट्रेडिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओपन हो जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं मनी कंट्रोल पे या फिर दूसरी वेबसाइट पे सर्च करते हैं कि मोस्ट एक्टिव ट्रेड कहाँ हो रहा है, सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो वहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा ट्रेड कहाँ पे हो रहा है, मोस्ट एक्टिव डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आज का डे का कौन सा है। तो वहाँ पे आपको टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट्स में दिख जाएगा। मोस्टली यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन आपको मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, सबसे ज़्यादा टर्नओवर ट्रेड होता है। टर्नओवर इन द सेंस कि कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज़्यादा वहाँ पे ट्रेड होता है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपके पास जो है काफ़ी विकल्प है। आपको जो भी डेरिवेटिव में वॉच करना है वो आप देख सकते हो, जैसे कि स्टॉक फ्यूचर है। अगर आपको स्टॉक फ्यूचर देखने हैं तो आपको स्टॉक फ्यूचर मिलेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट मोस्ट एक्टिव ऊपर होगा। आप देखो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टर्नओवर जो है रुपीज़ में देखोगे तो लाइन्स में है। अगर सबसे ज़्यादा आपको देखना है इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 50,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आईसीआईसीआई बैंक में है, अगर वो रुपीज़ में भी है तो यहाँ पे दोनों काइंड की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा कौन से कॉन्ट्रैक्ट में कौन से मंथ की एक्सपायरी में काम हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मोस्टली जो है जुलाई के हैं, लेकिन यहाँ पे रिलायंस का जून का जुलाई का दोनों का है, यानी कि यहाँ पे रिलायंस में जो है इंट्राडे भी काम हुआ था और रोल ओवर भी अच्छे खासे हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको मोस्ट एक्टिव स्टॉक फ्यूचर देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर स्टॉक ऑप्शन देखने हैं किस में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है वो भी आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको रिलायंस का सबसे ज़्यादा ट्रेड होता मिल रहा है। लगभग हर जगह आपको रिलायंस के कॉल, रिलायंस के पुट देखने को मिल रहे हैं। और जैसे कि आज आईटीसी में एक स्पार्क था तो आईटीसी भी इसमें काफ़ी आपको 2 जगह दिख रहा है। तो यहाँ पे आप मोस्ट एक्टिव स्टॉक ऑप्शन भी ढूंढ सकते हो। जैसे कि आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो कौन से स्टॉक में आज एक्शन रह सकता है सबसे ज़्यादा, या कौन सी ज़्यादा सबसे ज़्यादा लिक्विड है, तो आप इस पेज की हेल्प ले सकते हो। इस फीचर की एनएससी की आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। उसके बाद जो इंडेक्स की ऑप्शन है एनएससी में 3 इंडेक्स फिलहाल ट्रेड होते हैं, निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी 50 के और निफ्टी बैंक के और निफ्टी आईटी के। निफ्टी आईटी का आज लास्ट दिन है, इसको आप टाटा बाय बाय बोल दो, आज के बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इसी को दिखा देते हैं। निफ्टी आईटी के जो फ्यूचर हैं ये ऐसे ट्रेड होते थे, जैसे कि 25 जून का है। अगस्त सितंबर का यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि ये भी आज लास्ट है, कल आपसे नहीं मिलेगा। इसको डिसकंटिन्यू कर दिया एक्सचेंज ने। क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया है ये जानने के लिए आप पुराना वीडियो देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसके बाद जो है बैंक निफ्टी के ऑप्शन देखने हैं आपको। सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव कौन से हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आपको निफ्टी फ्यूचर देखने हैं कि आपको डिटेल चाहिए कौन से फ्यूचर में कितना काम हो रहा है, कितना टर्नओवर हो रहा है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको इसमें और डिटेल में जाना है, इसकी पूरी प्राइस एक्शन हिस्ट्री देखनी है आज की पूरे डे की, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने देखो कि बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के मिल रहे हैं। कितने प्राइस पे भी ट्रेड कर रहा है, कल का क्लोजिंग क्या था, ओपन कहाँ हुआ था, आज डे का हाई कहाँ है, लो क्या है, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना हुआ है। आज 2,50,000 के आसपास पूरे दिन में इंट्राडे में ये ट्रेड हुआ है और इसकी वैल्यू कितनी है, एवरेज प्राइस क्या है, जो एवरेज वॉल्यूम वेटेड प्राइस है वो कितना है, अंडरलाइंग वैल्यू जो निफ्टी स्पॉट का प्राइस है, लोट कितना है, और ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आज जो है 7% ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ है। ठीक है, बाकी जो पोजीशन है वो क्योंकि कैश सेटलमेंट होती है तो लोगों ने ओपन छोड़ दी और वो अपने आप उनकी कैश सेटलमेंट हो जाएगी। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो कि कौन से एक्सपायरी में कितना काम हो रहा है। वो इन्फॉर्मेशन आप जो है जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये हुआ हमारा सब पॉइंट यहाँ पे हो गए इक्विटी डेरिवेटिव के। अगर आप इसके बाद जाते हैं हम कमोडिटी डेरिवेटिव में, तो दोस्तों आपको पता भी नहीं होगा कि एनएससी में कमोडिटी भी ट्रेड होते हैं। आपने सिर्फ एमसीएक्स में ट्रेड किया होगा या फिर एमसीएक्स के बारे में सुना होगा। यहाँ पे एनएससी में भी ट्रेड होता है। एनएससी में जो है आप यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर,
क्रूड ऑयल ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि लिक्विडिटी कम है तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, जब तक लिक्विडिटी अच्छी खासी ना आ जाए तब तक वहाँ पे किसी भी फ्यूचर डेरिवेटिव में या फिर उनके ऑप्शन डेरिवेटिव में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप वॉच करने के लिए इसको देख सकते हो, या फिर आने वाले दिनों में अगर यहाँ पे अच्छा खासा टर्नओवर होता है, अच्छा खासा ट्रेड वॉल्यूम जनरेट होता है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं MCX की जगह इसको ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे आप जो है लाइव वॉच देख सकते हो। अगर आपको लाइव इसके कॉन्ट्रैक्ट देखने हैं कौन सा कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो आप इनको चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे गोल्ड का रेफरेंस रेट क्या है, सिल्वर का रेफरेंस रेट क्या है, क्रूड का रेफरेंस रेट क्या है, ये सब आपको डिटेल मिलेगी। और सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव डेरिवेटिव ट्रेड कौन सा है कमोडिटी में, जैसे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन के दिख रहे हैं। गोल्ड के जो कॉल ऑप्शन है उसमें बाइंग देखने को मिल रही है, या पुट में बाइंग देखने को मिल रही है। उसमें चेंजेस क्या है, परसेंटेज चेंज क्या है, उसके में वॉल्यूम कितने लोट ट्रेड हो रहे हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको स्पॉट प्राइस देखने हैं, कई लोग जो है गूगल पे सर्च करते हैं, दूसरी जगह देखते हैं, तो यहाँ पे आप जो है स्पॉट प्राइस भी इनके देख सकते हो कि इनके स्पॉट प्राइस क्या है, गोल्ड के, सिल्वर के और क्रूड ऑयल के। अगर हमको इनको ट्रेड हिस्ट्री देखनी है लास्ट डे की, कितना ट्रेड हुआ था, ऑप्शन में वॉल्यूम क्या था, टर्नओवर कितना था, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है या घटा है, वो यहाँ पे आप ट्रेड हिस्ट्री में चेक कर सकते हो। इसके बाद आता है करेंसी डेरिवेटिव। करेंसी डेरिवेटिव NSE पे जो है अभी टोटल 4 करेंसी इंडियन के सामने 4 करेंसी पेयर आपको ट्रेड मिलेगी, USD INR, यूरोपियन यूरो और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और जैपनीज़। तो यहाँ पे आपको 4 पेयर ट्रेड होने को मिलते हैं। और अगर आपको क्रॉस में ट्रेड करना है तो आप क्रॉस में भी ट्रेड कर सकते हो। भले ही आप करेंसी में ट्रेड करो या ना करो, लेकिन यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि करेंसी मार्केट में क्या हो रहा है, वहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, प्राइस कैसा चल रहा है, कोई स्पार्क आएगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि मैं आप टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करता हूँ कि USD INR जो है एकदम से स्पार्क आ गया, अभी बैंक निफ्टी गिर सकती है, उसके बाद हम देखते हैं बैंक निफ्टी गिरना चालू हो जाती है। तो आप देखो कि जो USD INR का कोरिलेशन है निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ, वो -0.8 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। यानी कि वो इरिवर्सिबल है कि जैसे ही गोल्ड निफ्टी ऊपर जाएगा तो वहाँ पे आप देखो कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो डॉलर है वो गिरना चालू हो जाएगा, इंडियन रुपीज़ यानी कि अप्रिशिएट होगा, स्ट्रॉन्ग होना चला जाएगा इंडियन रुपीज़। सेम एज इसका अपोजिट, अगर इंडियन रुपीज़ गिर रहा है यानी कि डॉलर USD INR बढ़ रहा है, तो आप देखोगे कि हमारी मार्केट में भी वीकनेस आ रही है। तो आप ट्रेड करो ना करो, लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए कि करेंसी मार्केट में क्या हो रही है। अगर आप ट्रेड करते हो तो कोई यहाँ पे कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। जैसे कि USD INR है, अगर आपको लग रहा है कि किसी भी फैक्टर की वजह से US इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स की वजह से या फिर किसी और वजह से अगर आपको लग रहा है कि USD INR ऊपर जा सकता है, तो आप फ्यूचर को बाय कीजिए या फिर आप कॉल को बाय कीजिए। इसमें ऑप्शन भी ट्रेड होते हैं। और अगर आप फ्यूचर बाय करते हो तो हेजिंग के लिए साथ में आप पुट बाय कर सकते हो। यहाँ आपका व्यू नेगेटिव है कि इंडियन रुपीज़ स्ट्रॉन्ग होगा कुछ रीजन से, RBI के एक्शन की वजह से या कुछ और मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, तो आप जो है इसको फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो या फिर पुट बाय कर सकते हो। या फिर अगर आप ऑप्शन राइटर हो तो इसमें आप ऑप्शन राइट कर सकते हो, वो हम ऑप्शन चेन में दिखाएंगे आपको कैसे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्रॉस करेंसी का ऑप्शन मिलता है। आप जो है अगर यूरो SD को आपस में ट्रेड करते हो तो वो भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं रहता जितना इंडियन करेंसी के साथ रहता है। क्योंकि हम इंडिया में हैं तो इंडियन करेंसी के बारे में हमारी जो ज़्यादा रिसर्च है स्ट्रॉन्ग होगी, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं। स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे कि जैसे कि जून मंथ का और जुलाई मंथ में अगर कोई जून मंथ का सस्ता चल रहा है बहुत ज़्यादा और नेक्स्ट मंथ का महंगा चल रहा है, तो आप क्या करोगे, इस मंथ का बाय करके उस मंथ का सेल कर दोगे। जैसे मंथ एंड आएगा तो वो स्प्रेड जो है स्क्वीज हो जाएगा, और जैसे स्क्वीज होगा तो जो बेनिफिट होगा आपका स्प्रेड के घटने का, वो आपको फायदा मिलेगा। एक किस्म से आप क्या कर रहे हो, स्प्रेड को बाय कर रहे हो। जैसे जैसे स्प्रेड कम होगा तो आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि जून तो अभी एक्सपायरी हो जाएगी कल इसकी जो लास्ट डेट है फ्राइडे को इसके वीकली ऑप्शन और एक्सपायर होते हैं, और जो इसकी डेट होती है वो पहले से डिसाइडेड होती है कि इस डेट को फ्यूचर इसके एक्सपायर होंगे। वीकली एक्सपायरी इसकी फ्राइडे को सुबह 12:30 दोपहर के 12:30 बजे होती है ऑप्शंस में। तो अगर आपको कोई स्प्रेड मिलता है अच्छा खासा तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन बहुत कम लगते हैं। मार्जिन आप देखोगे तो आप बड़ी मुश्किल से यहाँ पे अगर आप स्प्रेड बाय करते हो तो 800 से 900 रुपये में आप ट्रेड कर सकते हो। नॉर्मली जो है वो डिपेंड करता है स्प्रेड पे, अगर स्प्रेड कम है तो हो सकता है वो 500 रुपये में भी ट्रेड कर पाओ। आप एक फ्यूचर को बाय कर रहे हो, उसी डेरिवेटिव के, उसी करेंसी के आप नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर को
सेल कर रहे हो तो जो स्प्रेड है उसके अकॉर्डिंग आपका मार्जिन लगता है। नेकेड अगर आप बाय करते हो तो यहाँ पे यूएसडी आईएनआर में अप्रोक्स 2000 से 2200 यानी कि 2200 रुपये अप्रोक्स लगता है। और 1 रुपये की मोमेंट पे आपको जो है एक लोट पे 1000 का प्रॉफिट होता है। जैसे कि कोई आपने 75 से बाय किया, अगर 76 जाता है वो फ्यूचर यूएसडी आईएनआर, तो आपको जो है एक लोट पे 1000 रुपये प्रॉफिट होता है, क्योंकि 1000 का लोट है, $1000 का एक लोट है। तो 1 रुपये की मोमेंट पे आपको 1000 का प्रॉफिट होगा और इन्वेस्टमेंट पे आपकी वो लगभग 40% रिटर्न होगा, क्योंकि 2000 से 2200 अगर मानो 2200 रुपये में आप किसी फ्यूचर को ट्रेड कर रहे हो और वहाँ पे अगर आप 1000 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन मोमेंट 1 रुपये की जल्दी से आती नहीं है, वो जब मार्केट वॉलेटाइल रहता है तभी आता है। इसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी जो है इक्विटी मार्केट से कम रहती है। आप देखो कि मार्केट हमारी जब 12000 थी तो ये 70 रुपये 69 के रुपये आसपास ट्रेड करा था, और जब हम 7600 पे गए तो 78 तक गया था। तो इसमें इतना ही मोमेंट आया, लगभग आप समझो कि 70 से 78 तक गया, तो वही 12 से 13% की पूरी मोमेंट इस दौरान इसकी रही। तो इसमें वॉलेटिलिटी कम है तो आपके मार्जिन भी कम लगते हैं। यहाँ पे आप मोस्ट एक्टिव चेक कर सकते हो कि मोस्ट एक्टिव ट्रेड कौन सी है। यहाँ पे करेंसी में ट्रेड हिस्ट्री में वही आपको जो मैंने बताया कि कमोडिटी में वैसे ही आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि क्या ओपन इंटरेस्ट है, कितना प्रीमियम टर्नओवर है, कितने वॉल्यूम हुए, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको जो है करेंसी के रेफरेंस रेट मिलते हैं। इसमें कई बार प्रॉब्लम आती है, करेंसी के रेफरेंस रेट जो है सही एग्जैक्ट अपडेट नहीं होते एनएससी की वेबसाइट पे। कई बार मैंने दूसरी जगह चेक किया है, जो रेफरेंस रेट है वो कई बार डिले अपडेट होते हैं या फिर सही अपडेट नहीं होते, तो ये आप दूसरी जगह से क्रॉस वेरीफाई करो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन जो फ्यूचर ट्रेड होते हैं उसमें ऑलरेडी डिस्काउंटेड होता है, ये सब चीज़ें जो ट्रेड कर रहे हैं उनको मालूम है कि क्या प्राइस चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा या नहीं देखा होगा, देखते तो सुना ही नहीं तो देखा कहाँ होगा। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में आपको ट्रेड भले ही करो या ना करो, आपको मालूम होना चाहिए कि इस मार्केट में क्या चल रहा है। इसको बोलते हैं बॉन्ड मार्केट, सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो है, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड हैं वो ट्रेड होते हैं। ट्रेजरी बिल है शॉर्ट टर्म के, और जो लॉन्ग टर्म के 10 साल के या 20 साल के या 30 साल के जो बॉन्ड हैं वो यहाँ पे ट्रेड होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बॉन्ड है क्या। बॉन्ड एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के बीच में और लेंडर के बीच में। गवर्नमेंट क्या यहाँ पे बोरो कर रही है, पैसा बोरो कर रही है अपने काम के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक फिक्स इंटरेस्ट रेट के लिए बोरो करती है, वो बॉन्ड कहलाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहलाती है, ठीक है। जो फिक्स रेट पहले से डिसाइड किया जाता है कि 10 साल के लिए हम बोरो कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कूपन रेट। क्या बोलते हैं? कूपन रेट, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फिक्स करती है, उसको बोलते हैं कूपन रेट। जिस टाइम के लिए फिक्स करती है कि हम जो आपकी प्रिंसिपल रीपेमेंट है वो हम आपको देंगे 10 साल बाद, तो उसको बोलते हैं मेच्योरिटी डेट। जैसे कि आज कोई बॉन्ड नया क्रिएट होता है तो वो 2030 में मेच्योर होगा, तो उसको बोलते हैं मेच्योरिटी डेट। तो आप देखो कि यहाँ पे आप जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्यूचर खोलोगे आपके सामने ऐसे डिटेल आएगी। तो आप यहाँ पे देखो कि ट्रेडिंग सिंबल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसको आप, मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये। आपने अपनी ये ट्रेडिंग सिंबल अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है आपको। वैसे आप अगर देखना चाहो तो इस पर क्लिक करके इसकी डिटेल पे जा सकते हो, और क्या ये ट्रेड हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या फिर आप जो है दूसरी जगह से इसको सर्च कर सकते हो, आरबीआई के साइट वगैरह पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो कि इसका मतलब क्या, इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करो। सबसे पहले 8 to 7, ठीक है, 8 to 7, इसका मतलब है 8.27%, यानी कि इस रेट पे, ये कूपन रेट था, इस रेट पे गवर्नमेंट ने बोरो किया था। ये फंड जो है गवर्नमेंट ने उधार लिया था, लोन लिया था, ठीक है। जीएस का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 2020 का मतलब है ईयर ऑफ मेच्योरिटी, यानी कि 2020 के लिए ये जो बॉन्ड है ये गवर्नमेंट ने 2010 में लिया होगा या फिर 2000 में लिया होगा या उससे पहले लिया होगा, जब भी लिया होगा। ये जो मेच्योरिटी है इसकी 2020 की है। गवर्नमेंट ने इस रेट पे 8.27% रेट पे गवर्नमेंट ने उधार लिया था। अब सोचने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट उधार लेती है किसी इंस्टीट्यूट से, लेंडर से, या फिर किसी भी बड़े फंड हाउस से, तो उसको सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड क्यों किया जा रहा है? सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अब जो इसको बाय करेगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये है आपके सामने 7.26 GS 2029, यानी कि 2029 की मेच्योरिटी वाला जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसका कूपन रेट निकला था 7.26, यानी कि 7
26% निकला था, वो अभी 107 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, 107 रुपये में क्या है इसका फेस वैल्यू। ठीक है, अब यूं बताइए आप कि जो पैसा गवर्नमेंट ने ले लिया, वो गवर्नमेंट को पैसा देना है वापस 2029 में, तो आज क्यों ट्रेड हो रहा है ये, अभी इस टाइम ये क्यों ट्रेड हो रहा है? उसका रीज़न ये है, आप यूं समझिए कि मैं गवर्नमेंट को पैसा दे रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को पैसा दे रहा हूँ, गवर्नमेंट बोलती है कि मुझे पैसा चाहिए, मैं बोलता ठीक है मैं 100 करोड़ रुपये देता हूँ। समझिए कि मैं अकेला एक सिंगल पर्सन नहीं हूँ, या फिर कोई कंपनी हूँ, या लेंडर हूँ, या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी हूँ, मेरे पास इतना पैसा है और मैं गवर्नमेंट को लैंड कर रहा हूँ। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट को मैंने 10 साल के लिए लैंड कर दिया, अब मेरे को 1 साल बाद पैसा चाहिए, 1 साल बाद पैसा चाहिए, तो क्या मैं गवर्नमेंट के साथ बॉन्ड तोड़ूंगा? मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा कि भाई देखो बॉन्ड ब्रेक करो, मुझे पैसा वापस चाहिए, जो भी प्लेंटी प्लेंटी लग रही है वो पैसा वापस करो। तो ये प्रॉब्लम है लेंडर के लिए। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम बोरोवर के लिए भी है, क्या उसने अपना बॉन्ड जो है तोड़ने के लिए तैयार हो गया, अब उसको दोबारा ढूंढो। अब गवर्नमेंट किसी के पास पैसे लेने वापस जाए, ठीक है, उसको जाके बोलती है कि मुझे 10 साल के लिए या 20 साल के लिए या 30 साल के लिए इतना पैसा चाहिए। ठीक है, अब वो सोचेगा 30 साल के लिए पैसा चाहिए, 30 साल बाद किसने देखा? अब जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास आपका दोस्त आए, वो बोले कि मेरे को 10 साल के लिए उधार चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? 10 साल के लिए उधार चाहिए? भाई 2 महीने 3 महीने साल भर के लिए ठीक है, 10 साल के लिए उधार चाहिए, तो वो बोले कि ठीक है 10 साल के लिए उधार है, लेकिन तेरे को पैसा जो है वो 1 महीने बाद मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा? मेरे दोस्त से मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा तेरा दोस्त पैसा दे देगा, तो अब उसने 10 साल के लिए उधार लिया है, लेकिन आपने उसको 1 महीने के लिए दिया है, क्योंकि 1 महीने बाद आप उससे दोस्त से पैसा ले लोगे। तो ठीक ऐसे ही कि लेंडर के मन में कॉन्फिडेंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लेंडर आए जिनको पैसे की ज़रूरत हो, वो अपने जो है बॉन्ड बेच के। ठीक है, अब मैंने गवर्नमेंट को 100 करोड़ रुपए दिए, 1 साल तक मैंने उसका इंटरेस्ट खाया, ब्याज खाया। उस 1 साल के इंटरेस्ट के बाद जो है मैं मार्केट में जाता हूं और बोलता हूं कि अगर किसी को लैंड करना है तो गवर्नमेंट 2029 जो सिक्योरिटी बॉन्ड है वो इस रेट पे आप मेरे से ले सकते हो, क्योंकि 1 साल का मैंने ब्याज खा लिया है, अब मैं आपको इस रेट पे दे सकता हूं। फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू उतनी ही है, गवर्नमेंट उसको देगी जो पे करेगी, गवर्नमेंट उसको जो डिसाइड कर चुकी है, बॉन्ड रेट वही मिलेगा, गवर्नमेंट उसमें चेंज नहीं करने वाली है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये रेट चेंज होगा? नहीं, ये रेट जो है गवर्नमेंट के रेट नहीं है, गवर्नमेंट ने जो फिक्स कर दिया वो वही है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फिक्स कर दिया कि यहाँ पे 8.27 रहेगा, तो वो तो 8.27 ही रहेगा। अब क्योंकि मुझे पैसे की बीच में ज़रूरत है और सामने वाले को लैंड करने की ज़रूरत है, तो वो हमारी डिमांड सप्लाई पे है कि हम कितना डिमांड और सप्लाई है, मैं कितना उसको सस्ता दे सकता हूँ, वो कितना महंगा बाय कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड पे के प्राइस डिसाइड होते हैं। तो ट्रेड क्यों होते हैं? ट्रेड इसलिए होते हैं ताकि जो लेंडर हैं वो कॉन्फिडेंस दें, अगर उनको पैसा चाहिए तो वो मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में इसको बेच सकें और पैसा वापस ले सकें। ठीक है, और नए पैसा उठाने के लिए लेंडर के मन में कॉन्फिडेंस हो कि हमको 20 साल 30 साल के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, अगर हमको जरूरत हो तो हम बीच में इसको सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं, इसलिए वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। और दूसरा मेन रीज़न ये भी है यहाँ पे ट्रेड होने का, एक्सचेंज पर ट्रेड होने का, वो ये है कि जब ट्रेड होगा तो गवर्नमेंट भी कमाएगी, टैक्स से, एक्सचेंज से, STT से वगैरह वगैरह से एक्सचेंज भी कमाएगी, वो सब कमाएगी। अब बात है कि इसको बाय कौन करता है? बाय करते हैं इसको बड़े इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस कंपनी LIC जैसे कि, ठीक है, और फंड हाउस वगैरह, या फिर कॉर्पोरेट जो है, बड़े कॉर्पोरेट हैं जिनको सेफ पोर्टफोलियो चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मेरी बड़ी कंपनी है, अब मेरे पास 50 करोड़ जो है सरप्लस पड़ा है, अब मैं 50 करोड़ कहाँ डालूं? ठीक है, तो मैं 50 करोड़ के गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड खरीद लूंगा, और जहाँ पे जो भी इंटरेस्ट रेट मेरे को, जैसे मेरा टारगेट है 9 साल का टारगेट है, तो मैं क्या करूँगा 2029 के, अगर मेरा 6 साल का टारगेट है तो मैं 2026 का बॉन्ड खरीद लूँगा कि इसको मैं खरीद लेता हूँ कि मेरे को बीच में देखना ही नहीं है। ठीक है, या फिर मेरे को लग रहा है कि एक बार 2 साल 3 साल के लिए लेते हैं, बीच में बेच देंगे, तो जहाँ पे उनको कन्विंस लगेगी वो अपने पोर्टफोलियो में ले लेते हैं। अगर उनको लग रहा है कि मुझे 7 साल 8 साल बेचना ही नहीं है, बीच में इसको ट्रांजैक्ट नहीं करना है, मैच्योरिटी पे पूरा पैसा मैं लूँगा, तो वो क्या करेंगे, उसको लेकर के अपने पोर्टफोलियो में छोड़ देते हैं। अगर उनको लगा कि बीच में हमको बेचना है, पैसे की जरूरत है, तो उसको वो एज ए लिक्विड फंड भी यूज़ कर लेते हैं कि जैसे मेरे पास 6 महीने के बाद मेरा कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ पर पैसा लगने वाला है, लेकिन 6 महीने तक मैं सेफ लैंडिंग करना चाहता हूँ, मैं बैंक में पैसा नहीं रखूँगा क्योंकि करंट अकाउंट में कोई पैसा मिलता नहीं है, बल्कि वहाँ पे चार्जेस वगैरह लगते हैं कॉर्पोरेट को, वहाँ पे कोई रिटर्न मिलता नहीं है, सेविंग अकाउंट में इतना पैसा डाल नहीं सकते, तो क्या करें?
ठीक है, वहाँ पे कॉर्पोरेट के पास इतना ऑप्शन नहीं है कि वो सुकन्या धन योजना में डाल दें या पीपीएफ में डाल दें या ईपीएफ में डाल दें, उनके पास लिमिटेड ऑप्शन है। तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड जो है बाय कर लेंगे और जितना अपने टाइम के लिए 6 महीने के, साल के, 2 साल के पीरियड के लिए उसको होल्ड करेंगे, उसको अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे। जब उनको पैसे की जरूरत होगी या लिक्विडेट करना होगा, वो उसको सेकेंडरी मार्केट में बेच देंगे। तो इसमें ट्रेड कौन कौन करते हैं, जिसने बाय किया हुआ है वो सेल कर रहा है, यानी कि जिसने पहले बॉन्ड किया है गवर्नमेंट के साथ में, अब उसको लिक्विडिटी करना है, लिक्विडेट चाहिए, पैसा चाहिए, वो ट्रेड कर रहा है। ठीक ऐसे ही किसी को सेफ पोर्टफोलियो जनरेट करना है, कॉर्पोरेट है, एलआईसी है, इंश्योरेंस है, वो ट्रेड कर रहे हैं। या फिर जो एक्टिव ट्रेडर हैं जिनको मालूम है कि आने वाले दिनों में इसके जो बॉन्ड के प्राइस हैं वो चेंज हो सकते हैं, चेंज कैसे सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड के प्राइस जो चेंज हो सकते हैं, तो प्रॉफिट के लिए वो ट्रेड कर सकते हैं। क्या इसमें एफआई ट्रेड करते हैं? हाँ, एफआई ट्रेड करते हैं, लेकिन उनकी लिमिट जो है वो रेगुलेटरी टाइम टू टाइम चेंज करते रहता है। वो लिमिट कितनी रखनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि चाइना जैसा देश पूरे बॉन्ड ही खरीद ले और कल को गवर्नमेंट को फाइनेंशियल ब्लैकमेल करे, जैसे कि बहुत सारे देशों के साथ हो चुका है। उन्होंने वहाँ के करेंसी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड बाय किए या अफ्रीकन कंट्रीज के, आज उनके बेचारों की औकात नहीं है, उन्होंने इतने सारे लैंडिंग कर दिए, वहाँ पे पैसा डंप कर दिया। ठीक है, आज गवर्नमेंट उनकी अगर कुछ भी एक्शन लेती है, चाइना के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारा पैसा वापस दो, हमारे बॉन्ड है, कमर्शियल बॉन्ड है, ये आपके साइंड बॉन्ड है, डील की हुई है। तो वो वहाँ पे क्या है कि एक कब्जा जैसा हो जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट में ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए एक लिमिट टाइम टू टाइम सेट करते रहते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, जो क्योंकि अब डायरेक्ट चाइना की गवर्नमेंट तो नहीं करेगी ना कि मेरे को आके बाय करना है, वो किसी न किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही करेगी। पता थोड़ा ना लगेगा कि पैसा किसका आ रहा है, वो किसी के थ्रू पैसा एफआई के थ्रू, किसी एफआई के थ्रू यहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड बाय कर ले और वहाँ पे बॉन्ड होल्डर बन जाए कि मेरे पास बॉन्ड है, अब मेरे साथ बॉन्ड करो, मैं अपनी कंडीशन पे आपको ये रखूंगा। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट उसको टाइम टू टाइम इंटरनल सिक्योरिटी पर्पज से चेंज करती रहती है। अब आते हैं कि इसमें हमको देखना क्या है, इंफॉर्मेशन के लिए और ट्रेडिंग के लिए दोनों। पहले ट्रेडिंग के लिए बता देता हूँ। ट्रेडिंग के लिए इसमें जो है इसकी 2 लाख रुपये फेस वैल्यू रहती है कि इसकी फेस वैल्यू कितनी है, और जो लोट है वो 2000 का रहता है, 2000 का इसमें लोट रहता है। और आपको ट्रेडिंग के लिए लगभग जो है 8000 से 9000 रुपये के अप्रोक्स जो है मार्जिन चाहिए होता है, यानी कि आप एक लोट जो है 8 से 9000 रुपये में ट्रेड कर सकते हो। डिपेंड करता है कौन से महीने का है और क्या उसकी वैल्यू चल रही है। इसमें मोमेंट बहुत कम आती है, अप से डाउन आप मोमेंट देखोगे तो बहुत कम रहती है। नॉर्मली 1 से 1.5% की बड़ी मुश्किल से पूरे महीने में मोमेंट आती है। लेकिन आप यूँ समझिए कि अगर 1% की मोमेंट आती है, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, जैसे कि ये यहाँ पे 103 रुपये में चल रहा है। अब ये बॉन्ड जो है आप 103 रुपये में बेचते हो, ठीक है, और 1 महीने बाद वो 102 रुपये में हो जाए, तो ये बहुत बड़ी डील है। ये मतलब कि आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा इसमें। आपने 103 पे बेचा, 102 पे निकले, तो क्योंकि यहाँ पे 2000 का लोट है और आपका मार्जिन सिर्फ 8000 लग रहा है, तो 8000 की इन्वेस्टमेंट पे आप जो है 2000 रुपये कमा रहे हो, लगभग 25% हो गया। तो ये बहुत बड़ा है। अगर लेकिन इसके लिए मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा प्रॉफिट, इसका मतलब ये नहीं कि आप कल ही जाके इसको बाय कर दो या सेल कर दो। इसके लिए रिसर्च भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए, इंफॉर्मेशन भी चाहिए। अब इसके प्राइस जो है वो फ्लैक्चुएट होते क्यों हैं, वो मैं अब आता हूँ। प्राइस इसके भी डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होते हैं। अगर बायर एग्रेसिव है तो प्राइस ऊपर जाएंगे, अगर सेलर एग्रेसिव है तो उसके नीचे जाएंगे। अब बायर एग्रेसिव क्यों है या सेलर एग्रेसिव क्यों है, उसका रीजन समझिए। गवर्नमेंट ट्रेजरी जो है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। अगर किसी भी बॉन्ड में रीपेमेंट की डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं तो वहाँ पे यील्ड रेट बढ़ जाएंगे। यील्ड रेट क्या है, ये देखो आप यहाँ पे दिख रहा होगा, ये यील्ड रेट है। ये जो यील्ड रेट है ये बढ़ जाएंगे। ये यील्ड रेट बढ़ेंगे तो ये प्राइस गिर जाएंगे। ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यील्ड रेट बढ़ेगा तो प्राइस गिरेगा, यानी कि जो बॉन्ड धारक हैं वो बेचेंगे एग्रेसिवली। क्यों बेचेंगे? क्यों? उनको अभी डर है कि गवर्नमेंट की जो रीपेमेंट शेड्यूल है वो अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर सकती है या पेमेंट लेट हो सकती है। उनको डर है। वो डर क्यों है? उस डर का कारण हो सकता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस है, गवर्नमेंट के जो तिजोरी है वो प्रॉब्लम में है। ठीक है, उसका कारण क्या हो सकता है? उसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं कि हमारे फिजिकल डिफिसिट बढ़ सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के जो फिजिकल लॉस हैं वो बढ़ सकते हैं। हमारा एक्सपोर्ट डिफिसिट
जो है बढ़ रहा है, यानी कि हमारा जो एक्सपोर्ट का घाटा है वो बढ़ता जा रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। जो हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाए या फिर जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व हैं वो कम हो जाए, ठीक है, तो और या फिर हमारे कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए जिसकी वजह से सरकार को नुकसान हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें आर्थिक नुकसान गवर्नमेंट पे आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को सब्सिडी देने चालू कर दे, अलग अलग प्रोडक्ट पे सब्सिडी देना चालू कर दे, फ्री कुछ बांटने लग जाए, मनरेगा को बढ़ा दे कि फ्री में तुमको पैसा देंगे, फार्मर्स के लिए कुछ ऐसी स्कीम ले आए कि जहाँ पे हम आपको हर महीने इतना पैसा देंगे, या फिर गवर्नमेंट जो है महंगाई भत्ते बढ़ा दे, गवर्नमेंट अपने अधिकारियों की पेंशन वगैरह बढ़ा दे। तो वहाँ पे ये सब क्या है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट को जो लोन है वो वापस रीपेमेंट करने में दिक्कत आएगी, या फिर कुछ ऐसे क्लाइमेट में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कहीं पे बाढ़ आ जाए जहाँ पे पैसा खर्च करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, या फिर जैसे कि अभी लॉकडाउन हुआ, पैंडेमिक इशू हुआ, महामारी के कारण सब कुछ बंद रहा, गवर्नमेंट के जीएसटी के कलेक्शन गिर रहे हैं, टैक्स के रेवेन्यू गिर रहे हैं, तो किसी भी वजह से जिसके गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ता है और हमारी इकोनॉमी को फर्क पड़ता है, चाहे वो हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ किसी के साथ युद्ध हो जाए, तो वहाँ पे हमको नुकसान होगा ना। या फिर गवर्नमेंट आज तेल सस्ता, पेट्रोल डीजल सस्ता करना चालू कर दे, उसमें ड्यूटी हटा दे, तो कुछ भी ऐसा एक्शन जिससे मैक्रो इकोनॉमी पुअर हो या फिर गवर्नमेंट को नुकसान हो, तो उससे क्या होगा, एक डर बनेगा बॉन्ड धारक को कि गवर्नमेंट के पास पैसा कम है और यहाँ पे पैसा देने में दिक्कत आएगी। यहाँ पे कोई 100-500 करोड़ की नहीं है, ये बहुत बड़े अमाउंट होते हैं। वो एग्जांपल के लिए समझा रहा था, यहाँ पे सिर्फ 2 लाख नहीं है, 1 यूनिट है ये 2 लाख की फेस वैल्यू की 1 यूनिट है ये। वहाँ पे मिलियंस ऑफ, समझो कि बहुत बड़ा फिगर होता है, बॉन्ड्स में बहुत बड़ा फिगर होता है वो। तो जब भी वहाँ पे कुछ भी इकोनॉमिक क्राइसिस जैसा दिखेगा तो वहाँ पे बॉन्ड के रेट बढ़ जाएंगे, सॉरी बॉन्ड के रेट गिरेंगे और यील्ड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब भी यील्ड बढ़े तो आप समझ जाओ कि हमारी निफ्टी गिरने वाली है। ये इसलिए इतनी राम कहानी आपको इसलिए समझाई कि आप ट्रेड करो, इसलिए नहीं बता रहा कि अगर आप ट्रेड करो या ना करो, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे बॉन्ड मार्केट में क्या हो रहा है। अगर बॉन्ड मार्केट में यील्ड बढ़ रही है तो मतलब कि मार्केट बुरी तरह से गिर सकता है, अगर बुरी तरह से बढ़े तो, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल याद दिलाता हूँ, दीवान हाउसिंग फाइनेंस याद होगा आपको, DHFL का 2018 ऑफ सितंबर या अक्टूबर की शायद में मेरे ख्याल से बात है, 2018, हाँ राइट हूँ मैं। तो उस टाइम क्या था कि उनके बॉन्ड पेपर एक म्यूचुअल फंड हाउस के पास थे जिसका नाम था DSP रॉक, आपने सुना होगा, अच्छा म्यूचुअल फंड हाउस है, अच्छी रिसर्च करता है। उस टाइम पे DSP म्यूचुअल फंड को ये पता लग गया था कि दीवान हाउसिंग के अंदर कुछ इशू है, और उन्होंने अपने बॉन्ड जो हैं, जो DSP के पास थे, दीवान हाउसिंग फाइनेंस के कॉर्पोरेट जो बॉन्ड थे, कॉमर्शियल पेपर जिसको बोलते हैं, वो कॉमर्शियल पेपर उन्होंने 13.5% की यील्ड पे बेच दिए। समझ रहे हो आप, 13.5% की यील्ड पे बेच दिए। और वहां पे उनका शायद ज्यादा नहीं, लगभग 5,000 करोड़ का लगभग बॉन्ड था। अब 5,000 करोड़ के बॉन्ड के लिए आप बिलीव करोगे कि मार्केट में कितना पैनिक आया था जब मार्केट में ये खबर फैली कि 13.5% की बॉन्ड यील्ड पे बिक गया। मार्केट वहाँ से इतना शूटअप हुआ, इतना गिरा वहाँ पे कि नेक्स्ट एक दिन में लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल वाइप आउट हो गई थी। एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट जो है, उस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल था वो। हालांकि ये इस साल की गिरावट के सामने तो कुछ नहीं है, लेकिन उस मतलब कि ये अभी तो हमने कुछ और इशू की वजह से गिरावट देखी है, लेकिन उस साल की सबसे बड़ी गिरावट थी वो। तो जब बॉन्ड पेपर, हालांकि हमने उस टाइम पे बहुत गालियां दी होगी DHFL को कि तुम्हारे कारण हमारे पोर्टफोलियो नेगेटिव में आ गए, इतना गिर गया, एकदम से मार्केट गिर गया, लोगों की पोजीशन लॉस में आ गई। लेकिन DSP ने जो किया वो उनकी स्ट्रॉन्ग रिसर्च थी, उनको मालूम था कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस में एक फाइनेंशियल क्राइसिस है और यहाँ पे हो सकता है। आप याद कीजिए उस दिन को दीवान हाउसिंग फाइनेंस 600 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। कितने पे? 600 रुपये पे। और अब कहाँ ट्रेड कर रहा है आप देख सकते हो। 2 डिजिट में भी आ गया, हो सकता है 1 डिजिट में आ गया, मैंने अभी ट्रैक नहीं किया उसको। लास्ट टाइम मैंने उसको देखा था तब शायद 40 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। 600 से 40 पे आ गया वो, ठीक है। सिर्फ तो आप समझो कि जो बॉन्ड पेपर, जो बॉन्ड मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल है, इंफॉर्मेशन है उनके पास। मैं नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट के बॉन्ड 13% पे जाएंगे, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट के बॉन्ड 6% से भी 7% जाते हैं सडनली विद इन वीक, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। उसके कारण हमारी जो इक्विटी मार्केट है उसमें हमको सेल ऑफ दिख सकता है, क्योंकि अल्टीमेट क्या है, गवर्नमेंट अगर डिफॉल्ट के मोड में आ गई तो बाकी
कॉर्पोरेट का क्या होगा, आप समझ सकते हो। तो इसलिए आपको यहाँ पे नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। आप ट्रेड करो ना करो, अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आपके पास अच्छी रिसर्च है, आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हो, वो यहाँ पे है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मोस्ट लिक्विड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप बाय या सेल कर सकते हो। और अच्छी बात ये है कि इनमें भी ऑप्शन मिलते हैं साथ में, तो आप ऑप्शन के साथ हेजिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे कि ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे शायद इलिक्विडिटी के कारण यहाँ पे डाटा शो नहीं हो रहा है। अगर आपको कहीं पे लिक्विडिटी मिले तो आप ऑप्शन के साथ हेजिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके सामने जो ऑप्शन है वो मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई डाटा नहीं है क्योंकि यहाँ पे इलिक्विड है। इसके बाद जो है यहाँ पे स्प्रेड है। स्प्रेड जैसे कि मैंने आपको बताया था करेंसी फ्यूचर में कि जून का और जुलाई का, ये हर महीने के इसमें कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। भले ही बॉन्ड जो है वो मैच्योरिटी डेट 2030 की है, लेकिन वो जो है मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड करते हैं। जैसे हमारे इक्विटी फ्यूचर ट्रेड करते हैं, इंडेक्स के फ्यूचर ट्रेड करते हैं, वैसे ही ट्रेड करते हैं, मंथली ट्रेड करते हैं। अगर आपकी रिसोर्स अच्छी है तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, मंथली फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। इनका जो मंथली फ्यूचर है वो हमारे इंडेक्स के साथ ही एक्सपायर होता है। हर मंथ की लास्ट थर्सडे को 5 बजे इनकी एक्सपायरी रहती है। अगर थर्सडे को हॉलीडे है तो एक दिन पहले वर्किंग डे पे ये ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके स्प्रेड, अगर आपको लग रहा है कि कहीं स्प्रेड अच्छा मिल रहा है तो यहाँ पे बहुत कम मार्जिन में आप जो है पैसा कमा सकते हो। क्योंकि 8,000 का नेकेड है तो मुश्किल से मुझे लगता है कि यहाँ पे आप 400 से 500 रुपये में स्प्रेड ट्रेड कर सकते हो। लेकिन स्प्रेड होना चाहिए, इतना अच्छा खासा होना चाहिए, वहाँ पे मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, यहाँ पे क्या समझाऊँ आपको, है नहीं। यहाँ पे जैसे कि 0.24 पैसे का है, ये 0.24 पैसे का यहाँ पे स्प्रेड जो है काफ़ी अच्छा है। अगर आपको लगे कि ये 0.24 पैसे का जो स्प्रेड है ये मंथ एंड तक 10 पैसे इसमें कम हो जाएगा तो भी बहुत सुपर डील है। 10 पैसे का मतलब है कि 2,000 का आपका लोट है, 200 रुपये आपको प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे आपका मार्जिन लगने वाला है बड़ी मुश्किल से 500 रुपये। अब 500 रुपये पे आपको एक स्प्रेड पे मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हो और आप वहाँ पे 200 रुपये महीने का कमा रहे हो, तो और क्या चाहिए। आप बहुत बड़ी रिटर्न है ये। लेकिन यहाँ पे इलिक्विडिटी है तो आप इसको ध्यान से ट्रेड करना अगर आप ट्रेड करते हो। वरना मैं बोलता हूँ कि ट्रेड करो ना करो, लेकिन कम से कम जो है आप इसमें इंफॉर्मेशन के लिए इसको आपको कम से कम वीक में एक बार जरूर देखना चाहिए कि बॉन्ड मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसके बाद जो है वो है MOBR। उसके बाद हम 91 ट्रेजरी बिल डिस्कस करेंगे। MOBR क्या है, यहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा नहीं है, या मैं आपको समझा देता हूँ ये होता क्या है। ये ओवरनाइट मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट है, यानी कि एक बैंक के पास पैसा कम पड़ रहा है, दूसरे के पास पैसा ज़्यादा है, तो जिस इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा दे रहे हैं उसी को MOBR बोलते हैं। वो भी ट्रेड होते हैं सेकेंडरी मार्केट में। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा डाटा नहीं है तो मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ट्रेड होती है वैसे ये ट्रेड होते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई बैंक डिफ़ॉल्ट कर सकता है या फिर वो स्मूथ है, पेमेंट टाइम पे है, तो स्मूथ है तो उसकी यील्ड रेट कम होगी, वहाँ पे जो है सेलर होंगे ज़्यादा। और अगर बायर एग्रेसिव है तो वहाँ पे यील्ड रेट ज़्यादा बढ़ेगी। आप देख सकते हो क्योंकि जो प्राइस है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के और जो बॉन्ड के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यील्ड के। अगर यील्ड बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा और अगर प्राइस बढ़ेगा तो यील्ड कम होगी। क्योंकि आप जो है सेम इंटरेस्ट रेट के लिए, इंटरेस्ट रेट तो फिक्स किया हुआ है, सेम इंटरेस्ट रेट के लिए आप जो है ज़्यादा पैसा दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है आपकी यील्ड रेट कम हो गई। और जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो 13% की यील्ड रेट आ गई थी, उस केस में क्या होता, उन्होंने सस्ते बेचने चालू कर दिए थे कि मार्केट में जिस रेट में बिके वो बेच दो। भाई हमारे पास जो 5,000 करोड़ का फंसा हुआ है दीवान हाउसिंग फाइनेंस का, उसके बॉन्ड पेपर बेच दो, वहाँ पे प्रॉब्लम है, जिस रेट में मिले उस रेट में बेच दो। तो नॉर्मल मार्केट में वो वहाँ पे 8-8.5% पे ट्रेड हो रहे थे और उन्होंने सारे अपने जो कॉमर्शियल पेपर हैं वो 13% तक की यील्ड तक निकाल दिए थे। तो जब यील्ड बढ़ेगी यानी कि वो बेचने वाला एग्रेसिव है, उनको निकलना है, उनको डर है पेमेंट डिफॉल्ट का, तो इसलिए प्राइस जो है फ्यूचर के जो प्राइस हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यील्ड के। यील्ड बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा। तो ये मुंबई इंटर बैंक और ऑफर रेट है, वो एक बैंक का दूसरे बैंक के साथ जो लेन देन रहता है, भाई हम इतने दिन के लिए इतना पैसा दे रहे हैं उधार, उसके इंटरेस्ट रेट ये हैं। तो उस इंटरेस्ट रेट को जो ट्रेड होती है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेड होती है ठीक वैसी ट्रेड होती है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी मुझे नहीं दिख रही। आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पे कभी आपको लिक्विडिटी देखे तो आप बैंकों के जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं एक दूसरे के साथ वो देख सकते हो। यहाँ पे तीसरा है 91 ट्रेजरी बिल, यहाँ पे आपको दिखेगा 91 TB, ठीक है। जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं 10 साल के, 20 साल के, 30 साल के, वैसे ही गवर्नमेंट जो है शॉर्ट टर्म के लिए भी बोरो करती है पैसा
ठीक है, वो 91 डेज के जो ट्रेजरी बिल हैं वो भी ट्रेड होते हैं, वो भी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं। ये जो है सिर्फ लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए दिए गए हैं। इससे दो फायदे हैं, एक तो लेंडर को ये फायदा है कि वो अगर कभी भी बेचना चाहे तो कभी भी निकल सकता है मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में इसको बेच करके, और साथ में गवर्नमेंट को इसमें जो एक्सचेंज में ट्रेड होगा तो स्टैंप ड्यूटी के, ट्रांजैक्शन टैक्स के, STT, LTCG, पता नहीं क्या क्या जितने भी टैक्स लगा रखे हैं हम सब लोगों पे, जो सरकार ने लगा रखे हैं, वो कमाएगी और वो फायदा होगा एक्सचेंज का और गवर्नमेंट का, दोनों का फायदा होगा। तो ये हमने जो है चारों डेरिवेटिव्स आज कवर किए हैं। इसमें देख सकते हो आप, हमने इक्विटी कवर कर लिया, करेंसी डेरिवेटिव कवर कर लिया, कमोडिटी डेरिवेटिव कर लिया और इंटरेस्ट डेरिवेटिव कर लिया। इसमें आप ट्रेड करते होंगे इक्विटी डेरिवेटिव में, डेफिनेटली करते होंगे, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। करेंसी में नहीं करते तो कर सकते हो, आप एज ए हेजिंग कर सकते हो। आपकी ऑप्शन में हेजिंग कॉस्टली पड़ रही है, ठीक है, आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग हो और आपको लग रहा है कि भाई अगर मार्केट गिरी तो आप क्या कर सकते हो, साथ में USD INR की हेजिंग कर सकते हो। तो वहाँ पे भी आपको 60 to 70% हेजिंग प्रॉफिट मिलेगा कि अगर बैंक निफ्टी गिरेगी तो वहाँ पे USD INR बढ़ेगा। तो जैसे कि आपका एक लॉट है, एक लॉट की वैल्यू 6 लाख रुपए अप्रोक्स जो है बैंक निफ्टी की है, जैसे कि 22,000 पे चल रही है, तो अभी तो कम होगी, अभी नया 25 का लॉट है, तो 5 लाख के अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। 5 लाख की हेजिंग के सामने आप जो है अगर 1 लाख रुपए का USD INR बाय करते हो, ठीक है, तो उसमें आप 50,000 रुपये के 25 लॉट 30 लॉट जो है USD INR बाय करते हो। अगर बैंक निफ्टी वहाँ से 1000 पॉइंट गिरेगी तो डेफिनेटली यहाँ से 70 पैसा 80 पैसा करेंसी में बढ़ेगा, तो 50 लॉट पे आपको 35 से 40,000 रुपये मिल सकता है। सेम टाइम पे आपको वहाँ पे 20,000 का 25,000 का लॉस हो रहा है, तो वहाँ से आप हेज कर सकते हो। वो हेजिंग सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन के। वहाँ पे जो बैंक निफ्टी के ऑप्शन हैं वो थोड़े महंगे पड़ते हैं हेजिंग में, तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसका कोरिलेशन 80% ही है, ऑप्शन का कोरिलेशन 100% है, क्योंकि उसकी अंडरलाइंग बैंक निफ्टी ही है, ठीक है। तो वो आप सोच समझ के ट्रेड करना। मैं करता हूँ, मुझे काफ़ी बार फायदा हुआ है इसका, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं बैंक निफ्टी में लॉन्ग हूँ तो मैं साथ में क्या करता हूँ, USD INR बाय कर लेता हूँ, या फिर मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट हूँ तो मैं USD INR बेच देता हूँ, क्योंकि दोनों की मूवमेंट अपोजिट रहती है काफ़ी टाइम, तो काफ़ी बार उसमें फ़ायदा हुआ है। आप भी उसको ट्राई कर सकते हो, नहीं तो वर्चुअल ट्रेड कर सकते हो। कमोडिटी डेरिवेटिव यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है, बहुत कम ट्रेडिंग होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रेंट जो है क्रूड ऑयल है वो यहाँ पे ट्रेड होते हैं। आने वाले दिनों में अगर लिक्विडिटी बढ़ती है, अगर आप कमोडिटी ट्रेडर हो तो इसमें आप फोकस कर सकते हो आने वाले दिनों में, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव आप ट्रेड करो ना करो, लेकिन ये जरूर देखा करो आप, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमी इंडिकेटर है। बॉन्ड मार्केट में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, किस को FI कितना बाय कर रहा है, कितना सेल कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। FI कहाँ से बाय कर रहा है वो तो आपको CDSL NSDL पे मिलेगा, वहाँ पे देख सकते हो, या फिर जो आने वाले दिनों हम इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो डाटा माइनिंग की, मैं किसका डाटा कहाँ मिलेगा, उसमें आप देख सकते हो कि उन्होंने कितना बाय किया, कहाँ बाय किया, करेंसी में या फिर उनकी डेरिवेटिव में, इंटरेस्ट रेट में, बॉन्ड में, डेट में कितनी बाइंग है, वो वहाँ से पता लगेगी। लेकिन आप इसको जरूर देखें कि यील्ड रेट बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, आप इसको ट्रैक करें। अगर आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में ऐसे बॉन्ड मार्केट में क्राइसिस आ सकता है, तो आप अभी से उसको शॉर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ के, या फिर आपको लग रहा है कि हमको अच्छे खासे पैसे सेफ लेंडिंग करनी है तो आप भी इसको बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फिक्स रेट पे मिल रहा है। लेकिन क्योंकि छोटे रिटेलरों के पास तो और बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि PPF है, EPF है, सुकन्या, अगर आपकी बिटिया है, गुड़िया है, तो आप सुकन्या धन योजना में इन्वेस्ट कर सकते हो। वहाँ पे भी इससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, 8.5-9% तक की उम्मीद है वहाँ पे कि फाइनल रेट निकल के आएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप दूसरे सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपके वो लिमिट पूरी हो गई है। अगर आप उस पोर्टफोलियो में आते हो कि जहाँ पे आप 30 लाख रुपए से ऊपर का टैक्स दे रहे हो, तो वो लिमिट आपने ऑलरेडी डेफिनेटली यूज कर ली होगी, तो आप इसको ले सकते हो। अगर आपने PPF, ELS, ULIP की जितनी टैक्स सेविंग की इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब बाय कर ली, इसके बाद भी आपके पास पैसा बचता है तो आप इसको बाय कर सकते हो। यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट आपको ठीक ठाक मिलेगा, उसमें आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छी बात यह क्या है कि अगर आप PPF में, EPF में इन्वेस्ट करते हो, NPS वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए लॉकिंग पीरियड मिलता है, ठीक है। अगर आप ELS या ULIP में इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पे आपको मिनिमम 3 साल के लिए लॉकिंग पीरियड मिलता है। 5 साल या 3 साल जो भी उनके स्कीम है उसमें लॉक इन रहना पड़ता है। वहाँ पे कॉस्ट ऑफ जो एक्सपेंस है उनके ULIP के और ELS के
वो भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे कॉस्ट काफ़ी कम है और आप ये लिक्विड भी है, सेफ भी है और फिक्स रिटर्न भी है, आप इसमें निकल सकते हो। सेफ इन द सेंस 100% सेफ तो नहीं है, कम ज़्यादा इसमें भी हो सकता है क्योंकि प्राइस मूवमेंट रहती है, वो 1% 1.5% ऊपर नीचे हो सकता है मार्केट में, लेकिन आप इसमें हो सकता है कि वो मूवमेंट आपके फेवर में ही हो, आप उसमें प्रॉफिट भी कमा के जाओ। तो ये आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो अगर आप वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो उसका मैंने आपको एनालिसिस बताया कि आप कैसे इसको फैक्टर इन कर सकते हो। तो ये हो गया। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट रहता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो था हमारा इक्विटी डेरिवेटिव के ऑप्शन चेन। मोस्टली तो आप उसको यूज करते होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक बार कवर कर देते हैं। तो ऑप्शन चेन आपको किसी भी स्टॉक की देखनी ही रहे या करेंसी डेरिवेटिव की देखनी रहे तो आप यहाँ से जा सकते हो। जो कमोडिटी के और इंटरेस्ट रेट के ऑप्शन चेन है वो तो आपको वहीं पे देखने रहेंगे। बाकी लाइव मार्केट में आप इक्विटी के, इंडेक्स के या फिर करेंसी के यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप पास ऑप्शन है निफ्टी इंडेक्स सेलेक्ट करने का, निफ्टी बैंक निफ्टी का। निफ्टी आर्टिकल नहीं मिलेगा, आज मिल रहा है आपको, देख लो, आज लास्ट दिन है इसका। और यहाँ फिर आप डायरेक्ट यहाँ से किसी भी स्टॉक का नाम लिख सकते हो। तो जैसे कि मैंने रिलायंस का नाम लिखा, स्टॉक का नाम आप डायरेक्ट लिख करके गो करोगे तो वहाँ पे अब उस स्टॉक की ऑप्शन चेन यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो उसकी आने वाली फ्यूचर जो एक्सपायरी है, आपको इस मंथ का देखना है या नेक्स्ट मंथ का देखना है या उससे नेक्स्ट मंथ का देखना है, तो आप देख सकते हो। नॉर्मली जो है 3 कॉन्ट्रैक्ट जो है स्टॉक के चलते हैं, करंट मंथ का प्लस 2 मंथ फॉरवर्ड का। लेकिन इंडेक्स के आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पे। आप देख सकते हो कि इंडेक्स में जो है बहुत सारी एक्सपायरी मिलती है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पे 2023 तक के डेट्स देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 2023 तक के मिलेंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा नई एक्सपायरी यहाँ पे ऐड होती जाएगी। अब इसमें क्या क्या देखना है, कैसे देखना है, वो आपको हम जो है बताएंगे स्पेशली ऑप्शन चेन की एनालिसिस वाली वीडियो सीरीज़ में, जो कि नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई से, कि उसमें पूरे 20 या 22 वीडियो की एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें ऑप्शन की ABCD से लेके और एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजी तक जेड तक उसको कवर करेंगे। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट है कि वो बिल्कुल नए हैं, हार्डकोर इन्वेस्टर हैं, उसको सीखना है ऑप्शन हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आने वाले मंथ की वीडियो सीरीज़ का वेट कर सकते हैं। वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर करेंगे। तो ठीक है, ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे करेंसी के डेरिवेटिव खोलने हैं तो आप करेंसी के डेरिवेटिव चेक कर सकते हो। करेंसी में भी आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप करेंसी पेयर सेलेक्ट कर सकते हो और नीचे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी। अगर आप फ्यूचर में बाय करते हो, हेजिंग के लिए आप ऑप्शन पुट बाय करते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्राइस पे चल रहा है, किस ट्रेड पे चल रहा है। यहाँ पे आपको जो है क्रॉस करेंसी के अलग अलग पेयर हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और नॉर्मली जो वीकली एक्सपायरी है वो इनकी हर फ्राइडे को दोपहर को 12:30 बजे होती है और मंथली एक्सपायरी है वो इनकी पहले से लिखी रहती है। जैसे कि जुलाई की आप देखो, यहाँ पे आपको 2 डेट मिलेगी, एक 29 जुलाई, एक 31 जुलाई। तो यहाँ पे पहले से प्री डिसाइडेड ऑप्शन चेन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो भी यहाँ पे आप पैसा बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है तो प्रीमियम कम मिलेगा, लेकिन सेफ़ है। अगर आप, क्योंकि ये करेंसीज मोस्टली जो है एक रेंज बाउंड प्राइस में रहती है। अगर आपको लग रहा है कि कमिंग मंथ में USD/INR 75 ब्रेक नहीं करेगा नीचे और ऊपर जो है 77 ब्रेक नहीं करेगा, तो आप नीचे यहाँ पे 75 का पुट शॉर्ट कर सकते हो, 77 का कॉल शॉर्ट कर सकते हो। तो ऐसी आप स्ट्रेटजी बना सकते हो जैसे आप इक्विटी में करते हो, इक्विटी ऑप्शन में करते हो, इंडेक्स ऑप्शन में करते हो, वैसी स्ट्रेटजी आप जो है करेंसी में भी कर सकते हो। लेकिन देखना ये रहेगा कि जो करेंसी आप सेलेक्ट कर रहे हो वो अच्छी खासी वॉलेटाइल हो, ऐसी ना हो कि कोई इलिक्विड हो। बेटर ट्राई करो कि अगर आपको करेंसी में ट्रेड करना ही है तो USD/INR में करो, क्योंकि US की इकोनॉमी के अलग अलग फैक्टर आपके सामने न्यूज़ में वगैरह आप ट्रैक कर सकते हो, डॉलर इंडेक्स वगैरह चेक कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी एज़ कम्पेयर टू दूसरी करेंसी। तो आज हमने जो है कवर किए हैं इक्विटी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट और ऑप्शन चेन। आने वाले दिनों में हम जो है इंडेक्स और ये बाकी जितने भी लाइव प्रोडक्ट हैं इनको हम कवर करेंगे। उसके बाद आने वाले दिनों में, उससे नेक्स्ट वीडियो में, जो इनकी डाटा माइनिंग है, कौन कौन सी डाटा कहाँ से ले सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे कि आपको कोई डाटा कहाँ से लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।